प्यारे विद्यार्थियों, हम देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का पेपर और इसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, इस तरह का प्रश्न पत्र है ये। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है और जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं इससे पहले, जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उनमें से सभी में से प्रश्न आ रहे हैं। कम से कम 70%, 60%, 40% क्वेश्चंस हमेशा हर पेपर में से हर जगह पे हर जिले में आ रहा है। तो सभी पेपर्स को पढ़ोगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, सारे के सारे कंप्लीट आंसर्स आप दे पाओगे। पहला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आप सभी को मैंने आंसर बताया था। इसका आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने जो है स्पिरिट ऑफ द लॉज पुस्तक लिखी थी। तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। दूसरा पूछा गया है, भारत में मानसून का आगमन होता है। तो भारत में मानसून का आगमन जो है जून के प्रारंभ से माना जाता है, शुरुआत से माना जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला जो प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की जलवायु है? तो भारत में जो जलवायु पाई जाती है वो मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? लोकतांत्रिक जो हमारी संविधान है, संविधान की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देना है कि संविधान की बात कर रहे हैं। संविधान में कौन सी चीज जो है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में नहीं होता है? देखो, संविधान के अंदर शासन प्रमुख के अधिकार का उल्लेख मिलता है, विधायिका के अधिकार भी, विधायिका को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं ये भी उल्लेख मिलता है। हमारे देश का नाम भी, जो कि इंडिया दैट इज भारत, ये भी लिखा हुआ है। शासन प्रमुख का नाम संविधान में कभी भी नहीं लिखा जाता कि प्रमुख का नाम क्या है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री की शक्तियों का ब्यौरा मिल जाएगा, प्रधानमंत्री की लिमिटेशंस मिल जाएगी, लेकिन किसी प्रधानमंत्री का नाम नहीं मिलेगा। हम इतिहास में जरूर पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री का क्या नाम था। शासन प्रमुख का जो नाम हम नहीं देखते हैं किसी भी संविधान में, किसी भी अनुच्छेद में शासन प्रमुख का नाम उसमें मेंशन नहीं किया जाता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। भारत में मतदान के लिए न्यूनतम आयु क्या है? सभी को पता है, 18 वर्ष के जो वयस्क हैं वो मतदान दे सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो पूछा गया है, भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, यह बताने के लिए इसमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं देता है? यहां पर आपसे ध्यान रखना है, नहीं पूछा गया है। ऊपर भी आपसे एक पूछा गया था नहीं वाला, तो नहीं वाला ध्यान रखना है आपको। देखो, भारत के चुनाव लोकतांत्रिक है यह बताने के लिए कौन कौन से वाक्य अगर हमें पता है तो नहीं वाला पता चल जाएगा। भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है, ये बात सही है। जनसंख्या ज्यादा है तो मतदाता भी ज्यादा है, तो ये बात तो सही है। तो ये कारण जो है नहीं, हम नहीं कह सकते, सही है ये। जो गलत होगा वही नहीं होगा। भारत में चुनाव आयोग की आयोग काफी शक्तिशाली है, तो बिल्कुल चुनाव आयोग ही काफी शक्तिशाली है। यही जो है किसको वोट देने के लिए प्रत्याशी बनाना है नहीं बनाना है, ये सब ये निर्णय लेता है। उसके बाद जो है, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। 18 वर्ष जिसकी भी हो चुकी है वो मतदाता कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, ये भी स्टेटमेंट सही है। चारों स्टेटमेंट सही है, तो गलत कौन सा है? दोबारा देख लेते हैं। देखिए, डी ऑप्शन, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं, यानी जनता का आदेश स्वीकार कर लेती है भैया। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हमारा जो गलत स्टेटमेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये सही स्टेटमेंट है। भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो फिर पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखते हैं, भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं। देखो, दुनिया बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता है, लेकिन तो लोकतांत्रिक जो है ना, लोकतंत्र से मतदाताओं का कोई लेना देना नहीं है। यानी कि लोकतंत्र जो है, मतदाताओं की कमी या जनसंख्या से लोकतंत्र का कोई लेना देना नहीं। लोकतंत्र तो आम जनता ही केवल, लोकतंत्र तो आम जनता से बनती है, तो उसमें जनसंख्या का कोई लेना देना नहीं है। तो यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पे, जो कारण की सही कारण नहीं देता है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। भारत में किस राज्य में निर्धनता अनुपात अधिक है? यानी निर्धनता यानी गरीबी अनुपात सबसे ज्यादा है, कौन से राज्य में जो है ये है? देखो, मध्य प्रदेश भी गरीबी में आता है। मध्य प्रदेश जैसे कि गरीबी में है। आपका बिहार जो है ये भी गरीबी में आता है, उड़ीसा जो है ये भी गरीबी में आता है, लेकिन आपका गुजरात गरीबी में नहीं आता। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है सर्वाधिक अनुपात किसका है, भाई सबसे ज्यादा गरीब कहाँ पर हैं? तो बिहार जो है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा गरीब जो है आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो गरीबों का प्रतिशत है वो लगभग 33.7% है। गरीबों का परसेंट जो है यहाँ पर 33.7% है। और
दूसरी बात करें अगर हम, इसके अलावा अगर मैं उड़ीसा की बात करूं तो उड़ीसा में 32.6% है। ये परसेंटेज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो अनुपात है मध्य प्रदेश इनके बाद आता है, ठीक है। मध्य प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, ये जो है ना, ये सब इन दोनों के बाद आते हैं। तो इसमें दोनों में सबसे ज़्यादा अनुपात किसका है? यहाँ पे देख रहे हो आप 33.7, बिहार जो है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया था? तो सन 1995 में इसका प्रारंभ किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत जो है सन 1995 में की गई थी। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग भी बोलते हैं, ठीक है। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जो है इसकी जो कि शुरुआत की गई थी सन 1995 में की गई थी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आधुनिक कृषि पद्धति कौन सी है? आधुनिक कृषि पद्धति में जो है आपका बहुविधि फसल प्रणाली नहीं आती है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। HYV बीजों का प्रयोग, ये सही है स्टेटमेंट। और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये भी सही है स्टेटमेंट। यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी और सी दोनों सही हैं, बी और सी दोनों सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्रक का क्रियाकलाप है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक में क्या क्या काम करते हैं? तो जो भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो प्राथमिक में आती हैं। अब प्रकृति से जुड़ी हुई चीज कौन सी है? तो हमारा जो है मछली पालन प्रकृति का देन है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्तियां करनी है हमें। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, चर्च के द्वारा वसूल किया जाने वाला कर था जो कृषि उपज के 10वें हिस्से के बराबर होता था, उसे हम क्या कहते थे? उसको हम टाइद कहते थे। टाइद, टाइद कहते थे, ठीक है, टाइद कहते थे। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीप नदी जो है वो कौन सी है? सभी को अच्छे तरह से पता होगा कि इसमें नर्मदा का नाम जो है सबसे ऊपर लिया जाता है। नहीं, नर्मदा नहीं, गोदावरी का नाम, ठीक है। तो यहाँ पे जो है गोदावरी आंसर आ जाएगा, ठीक है, गोदावरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। केरल और कर्नाटक में आमतौर पर होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा को खालिस्तान कहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आम्र वर्षा कहते हैं। आम्र वर्षा के नाम से इसको जाना जाता है, तो हम यहाँ पे कह देंगे इसको आम्र वर्षा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके वार्षिक परीक्षाओं की भी तैयारी पूरी तरह से हम करवा देंगे। जैसे कि आपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी यहाँ से की थी, इससे बेहतरीन तैयारी आपको वार्षिक परीक्षाओं में भी करवा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको दे दूंगा, हर जिले का क्वेश्चन पेपर आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ, तो सभी को अच्छी तरह से पता है कि हम भारतीय संविधान को कब सेलिब्रेट करते हैं? तो 26 जनवरी को करते हैं। तो 26 जनवरी सन 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी सन 1950 को जो है इसको लागू कर दिया गया था। तो 26 जनवरी सन 1950 लिख सकते हैं आप। 1950 को लागू किया गया था, ठीक है। 1949 में इसको मंजूरी मिली थी। अगर कोई पूछता है कि मंजूरी कब मिली थी, तो 26 जनवरी 26 नवंबर सन 1949 को, तो नवंबर में तो इसको मंजूरी मिली थी। 1949 नवंबर में मंजूरी मिली थी, और 26 जनवरी जस्ट 1 डेढ़ महीने बाद जब सन चेंज हुआ, जनवरी आई, तो इसको जो है लागू कर दिया गया था। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, लोकसभा में खालिस्तान सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं। तो ये टोटल सीटें जो हैं लोकसभा में, देखो 131 है। तो 131 में से 47 सीटें जो हैं 47, 131 में से 47 सीटें जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। बाकी आपकी ये टोटल लोकसभा में जो सीटें हैं वो 131 है, ये भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बाद पूछा जा रहा है आपसे, खालिस्तान राष्ट्र अध्यक्ष होता है और औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो वो कौन होता है? वो होता है हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं। खालिस्तान वह संस्था है
जहां नागरिक और सरकार के बीच विवाद अंततः सुलझाए जाते हैं। तो विवादों को कहाँ सुलझाया जाता है? वो आखिरी संस्था मानी जाती है, उसका फैसला जो है आखिरी माना जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने को खालिस्तान कहते हैं। तो ये तो सभी ने आंसर सही दिया होगा। बहु बहुविधि कृषि प्रणाली बोलते हैं हम इसको, है ना। बहुविधि फसल प्रणाली भी बोलते हैं, कृषि प्रणाली बोलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा बहुविधि। बहुविधि फसल या कृषि प्रणाली। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है भैया। ये भी क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। तो इसकी रचना की थी आपके रूसो ने, है ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक की रचना करने वाले थे रूसो। रूसो की पुस्तक है ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने 1762 में इसको लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब की गई थी? मैंने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में 3D एक वीडियो बना रखा है, 3D वीडियो बना रखा है फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। तो उसको आप देखोगे तो आपको मज़ा आ जाएगा, उसको देखना, फिर आप समझ जाओगे फ्रांसीसी क्रांति को कैसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसको किया गया था 1898 में। 1898 ईस्वी में जो है इसको स्थापित किया गया था, यानी कि ये रूसी पार्टी थी ना, तो इसको 1898 में करा था। इसके बाद जो है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी, ध्यान रखना, सिंधु जल संधि भी हमने पढ़ी हुई है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, या फिर आप बोल सकते हो सीधा सीधा जो है मान तिब्बत से आप बोल सकते हो। ठीक है, कैलाश पर्वत तिब्बत में है ना, वहाँ से निकलती है। तो आप तिब्बत लिख दो, सबसे अच्छी बात है, तिब्बत से निकलती है। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली गर्म पवन कौन सी है? ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, यानी गर्मी में जो उत्तरी मैदानों में पवन बहती है वो कौन सी है? तो उसको हम बोलते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जो उत्तरी मैदान में बहती है उसको हम पवन को लू कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन उसकी पूछा गया है, लोकदल नामक पार्टी का गठन किसने किया था? लोकदल पार्टी का गठन किसने किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? लोकदल पार्टी का गठन जो है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह थे इसके संस्थापक। तो हम बोल देंगे चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राजस्थान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या टोटल कितनी है? तो आप बता सकते हो, वर्तमान में जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है वो टोटल कितनी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 संख्या है इसकी अपनी। और भारतीय संसद के दो सदनों के नाम बताने हैं, तो दो सदन कौन कौन से हैं? भारतीय संसद के दो सदन में एक तो आपका हो जाएगा लोकसभा, और दूसरा हो जाएगा आपका राज्यसभा। नेक्स्ट जो है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति किया जाता है
राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के कोई दो कारकों के नाम लिखने हैं। उत्पादन के दो कारक तो बहुत सारे हैं, आप दो क्या तीन चार कारक भी लिख सकते हो, जिसमें भूमि आ जाता है आपका, एक भूमि है, भूमि है, श्रम भी है यानी मेहनत, साथ ही साथ आपकी पूंजी जरूरी होगी तो पूंजी हो जाएगा, और इसके अलावा जो है उद्यमिता भी है, तो आप चाहें तो उसको शामिल कर सकते हैं अन्यथा छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहते हैं, तो इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता जो है शून्य होती है, काम करते हुए दिखाई देते हैं लेकिन उनके काम न करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये आंसर्स हो गए। खंड ब की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पूछा गया है 19वीं सदी आते आते रूढ़िवादी समूह समाज में किस प्रकार का परिवर्तन चाहता था। ये सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, 3D एनिमेशन वीडियो देख लेना, आपको पता चल जाएगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में उदारवादियों के क्या विचार थे, भाभर क्या है, दो आब का अर्थ क्या है, और लोकतंत्र के खिलाफ कोई दो तर्क आपको बताने हैं, खिलाफ बताने हैं, लोकतंत्र के पक्ष में कोई दो तर्क लिखने हैं, दोनों ही पूछ लिए इसने। यूरोपीय देशों में उदारवादी किस तरह की सरकार चाहते थे, और भांगर और खादर क्या हैं, जल विभाजक का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए, लोकतंत्र की कोई दो विशेषताएं लिखिए, और निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं, प्रभुत्व संपन्न और पंथ निरपेक्ष, दोनों को बता देना है कि इस पे टिप्पणी लिख करके। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की कोई दो विशेषताएं पूछी गई हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा क्या गया है, 18वीं सदी के फ्रांसीसी समाज के वर्गीकरण का वर्णन करना है। 18वीं सदी के जो समाज फ्रांसीसी समाज था वो कितने वर्गों में बटा हुआ था। खेती की परंपरागत और आधुनिक विधियों में कोई तीन अंतर आपको बताने हैं। प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रकों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित होती हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलाप में क्या आते हैं, द्वितीयक में क्या आते हैं और तृतीयक में क्या आते हैं, वो लिख दोगे तो वो हो जाएगा आपका आंसर। 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी, इसकी व्याख्या करनी है। इसी में अथवा पाठ भी दिया गया है आपको। भारत के 6 भौगोलिक प्रभागों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। भारत के 6 भौगोलिक जो प्रभाग है उसके ऊपर टिप्पणी लिख देनी है, और दिए गए मानचित्र में आपको जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के वो दिखा देने हैं, जैसे में चीन है, नेपाल है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, ये सारे के सारे भारत नक्शे के आगे पीछे दाएं बाएं देखने को मिलते हैं, तो आप इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से अपने क्वेश्चंस को आंसर भी मैच कर लिए होंगे और अपनी तैयारी भी बेहतरीन कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।